हेलो दोस्तों, विधि लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश परासर आप लोगों को एपीओ बैच का बीएनएसएस की क्लास को ले रहा हूं और बीएनएसएस की इस क्लास में हम अभी चैप्टर 6 को कंप्लीट कर रहे थे। चैप्टर 6 में हमने आपको बताया था कि उपस्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित प्रोसेस दे रखा है, तो उसमें सम्मन के द्वारा किसी व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित किया जाता है। सम्मन की प्रोसीजर मैंने कल बता दिया था कि जो सम्मन है, सम्मन हमने सेक्शन कल ही बताया था कि सम्मन की जो सेक्शन थी वो 63 से लेकर 71 तक में सम्मन दिया गया था। आज हम वारंट की बात करेंगे, वारंट ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का वारंट। अब अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं होना चाह रहा है सम्मन देने के बाद भी, या कोर्ट में उपस्थित होने से बच रहा है, भाग रहा है, तो उसको कोर्ट में लाने के लिए वारंट जारी किया जाएगा और वारंट गिरफ्तारी का होगा कि गिरफ्तार करके उस व्यक्ति को लेके आइए। अब पहले हम एक चीज पुरानी बात याद करेंगे कि जब हम चैप्टर इससे पहले वाला चैप्टर 5 पढ़ा रहे थे तो वहां पे भी हम अरेस्ट कर रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे ना वहां पे भी, और अरेस्ट का वारंट यहाँ भी है। लेकिन वहां और यहाँ में फर्क क्या है? चैप्टर 5 में जो अरेस्ट है और चैप्टर 6 में जो अरेस्ट है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में बस एक छोटा सा फर्क है। वहां पे अरेस्ट विदाउट वारंट था, बिना वारंट की गिरफ्तारी की बात कर रहा था चैप्टर 5, और ये जो है वारंट ऑफ अरेस्ट, किसी की गिरफ्तारी वारंट के साथ किया जाएगा। वारंट लेके जाइए, गिरफ्तार करके ले आइए। तो वारंट हम दो तरीके से होगा। क्या होगा? गिरफ्तारी दो तरीके से होगी, एक वारंट के बिना और एक वारंट के साथ। तो वारंट के साथ हमको पढ़ना है कि गिरफ्तारी का वारंट। तो सबसे पहले आइए हम उस वारंट की बात करेंगे जो गिरफ्तारी के लिए बना है। तो उसका फॉर्म क्या होगा, उसकी प्रारूप क्या होगा, उस वारंट का, अरेस्ट वारंट का प्रारूप क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, और कितने समय तक के लिए वो उसकी ड्यूरेशन रहेगी, कब तक वो प्रवर्तन में रहेगी, इन्फोर्सेबल रहेगी। तो सबसे पहले हम फॉर्म की बात करेंगे। जो भी वारंट होगा वो राइटिंग में होगा, लिखित रूप में होगा। पहला पॉइंट, कैसे होगा? लिखित रूप में होगा। दूसरा, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा वारंट पर हस्ताक्षर किया जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? लिखित में होगा। दूसरा, वो हस्ताक्षरित होगा, साइन होगा। साइन कौन करेगा? न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट। और न्यायालय की मुद्रा या न्यायालय की मोहर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सील, सील उस पर लगी होगी। तो हम प्रारूप में देखते हैं तीन चीज, लिखित रूप में होना चाहिए, और उस पर साइन होना चाहिए, और उस पर सील लगी होनी चाहिए, किसकी? कोर्ट की। ये तो हो गया फॉर्म, वारंट का क्या फॉर्म होता है। इसके बाद उसकी ड्यूरेशन क्या होती है? वारंट की जो ड्यूरेशन होती है, अवधि होती है, शैल रिमेन इन फोर्स, वो तब तक प्रवर्तन में रहेगी, तब तक लागू रहेगा वारंट, जब तक अंटिल इट इज कैंसिल्ड, जब तक उसे रद्द नहीं कर दिया जाता है, या फिर जब तक उसका निष्पादन नहीं कर दिया जाता है, एग्जीक्यूशन नहीं कर दिया जाता है। इट इज एग्जीक्यूटेड, मतलब अगर कोई वारंट कोर्ट ने जारी किया तो वो वारंट तब तक इन्फोर्स रहेगा, लागू में रहेगा, जब तक या तो कोर्ट इस वारंट को कैंसिल न कर देगी, जो वारंट मैंने जारी किया उसे कैंसिल करते हैं, तब तक वो इन्फोर्स रहेगा, या फिर उस वारंट के तहत जिस काम के लिए वो वारंट निकाला गया था वो काम हो गया। क्या हो गया? गिरफ्तारी हो गई। तो जैसे ही गिरफ्तारी हुई वारंट का काम खत्म। तो ये बात समझ में आई। ड्यूरेशन, तो फॉर्म हो गया हमारा, और ड्यूरेशन। सेक्शन 72, पहले तो बेसिक चीज ही जानते हैं ना इन सब के बारे में कि ये होता क्या है, प्रारूप इसका क्या है, कितने समय के लिए। इसके बाद सेक्शन 73, सेक्शन 73 कहता है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। जब कोर्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी करता है अरेस्ट करने के लिए, तो ये कोर्ट के स्वविवेकानुसार उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि कोर्ट चाहे तो ये भी उसको पृष्ठांकन कर सकता है, इंडोर्समेंट कर सकता है उस वारंट पे कि जिसको गिरफ्तार करने जा रहे हो उसको गिरफ्तार करने के बाद आप सिक्योरिटी भी लेके उसे छोड़ सकते हैं, सिक्योरिटी ले सकते हैं। तो क्या है? प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। वारंट जारी कर दिया कि इस व्यक्ति को पकड़ के लाओ, क्योंकि ये आ नहीं रहा है, वारंट जारी हो गया अरेस्ट का। लेकिन साथ में कोर्ट के पास एक और पावर है कि चलो तुम लेके आना वो ठीक है, लेकिन अगर उससे तुमने सिक्योरिटी ले ली
कि जब तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाएगा तब तुम्हें आना पड़ेगा, इस बात की सिक्योरिटी लेके तुम उसे छोड़ सकते हो। तो इस बात को कोर्ट को क्या होगा, उस पर पृष्ठांकन कर देना होगा कि तुम सिक्योरिटी ले सकते हो। तो यही बात कहता है 73। तो वारंट का फॉर्म हो गया, ड्यूरेशन हो गया, और 73 कहता है सिक्योरिटी। अब जो क्वेश्चन पीसीएसजे या एपीओ में आता है, एक तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि क्या बनता है, किस धारा में ये लिखा हुआ है कि प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति किस धारा में है, तो 73 में। जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन पूछता है ये जो मैंने यहां लिख रखा है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज और द टाइम। इसमें तीनों चीज दे देगा और नन ऑफ दी अबव दे देगा। इस तरीके के 4 ऑप्शन बनाएगा, पूछेगा इसमें से क्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें से क्या नहीं है, तो एक उसमें एक ऑप्शन रहेगा वो नहीं रहेगा। ये 3 चीज रहेगा। क्या, ये जो भी इंडोर्समेंट करेगा कोर्ट उससे सिक्योरिटी लेने के लिए, तो उसमें ये तय करेगा कि नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितनी है, जो सिक्योरिटी ली जाए कितने लोगों की सिक्योरिटी की जरूरत होगी ये लिखना होगा उसमें नंबर, और अमाउंट कितने रुपए तक की सिक्योरिटी जमा की गई है वो लिखना होगा, और द टाइम किस समय वो न्यायालय में उपस्थित होगा इस बात को उसमें इंडोर्स होना चाहिए। तो ये हमारा सेक्शन 72 और 73 खत्म हो गया। इसके बाद हम अगर बात करें तो वारंट ऑफ अरेस्ट में हम अगले सेक्शन पे आते हैं, और अगला सेक्शन 74, 75 और 76 को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, 74, 75 और 76 को हम एक साथ पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आसानी से हो जाए। ठीक है, सेक्शन देखिए, वारंट हमने क्या किया, हमने वारंट का प्रारूप बताया, फॉर्म बता दिया कैसे वारंट बनता है। ठीक है, उसका क्या प्रारूप होगा। फिर हमने ये भी बताया कि कोर्ट सोचे तो वारंट में सिक्योरिटी के लिए भी डायरेक्ट कर सकता है कि आप सिक्योरिटी उससे ले लो जिसको अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी हुआ है। अब हम वारंट का जो एग्जीक्यूशन की बात करता है कि कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, किसके द्वारा हम वारंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो यहाँ पे एक हेडिंग हमने डाली है, वारंट टू हुम डायरेक्टेड। वारंट किसको निर्दिष्ट होगा। वैसे तो ये जो मार्जिनल नोट्स जिसे बोलते हैं ये सेक्शन 74 का ही है। ये नोट्स जो है ये सेक्शन 74 का है, लेकिन हमने याद करने के लिए ताकि आप लोग चीजें से याद रखो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको तोड़ रहा हूं। ठीक है, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, पहले सेक्शन 74 में आइए, वन और मोर पुलिस ऑफिसर, एक या एक से अधिक पुलिस ऑफिसर को वारंट क्या होगा, डायरेक्ट किया जाएगा कि आप वारंट का क्या कराइए, एग्जीक्यूशन करवा के लाइए। कोर्ट किसी एक या एक से अधिक पुलिस ऑफिसर को वारंट निर्दिष्ट कर सकता है। तो वारंट किसको डायरेक्ट होता है, एक या एक से अधिक पुलिस ऑफिसर, पहली बात। दूसरी बात, अन्य व्यक्ति को भी कर सकता है, अदर पर्सन को भी वारंट डायरेक्ट किया जा सकता है उस कोर्ट के द्वारा जिस कोर्ट ने उसे जारी किया गया है। तो लेकिन अब अदर पर्सन में हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया। अदर पर्सन में भी एक बांट दिया कि सेक्शन 74 और एक बांट दिया सेक्शन 75। 74 की एक बात हमने यहाँ लिखी है, 74 की एक बात हमने यहाँ लिखी है। वारंट किसको डायरेक्ट होगा, एक या एक से अधिक पुलिस ऑफिसर को या अन्य व्यक्ति को, अगर आवश्यक मामला है, नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरत है और पुलिस ऑफिसर नॉट अवेलेबल, पुलिस अधिकारी उस समय उपलब्ध नहीं है, तो वहां पे जो भी कोर्ट वारंट जारी करता है वो किसी अन्य व्यक्ति को, क्या अदर पर्सन को क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है वारंट को कि आप जाके वारंट का क्या करो, निष्पादन करके लाइए, एग्जीक्यूशन करवाइए। तो सेक्शन 74 हो गया। ठीक है, पहला सेक्शन 74 कहता है कि पुलिस ऑफिसर को वारंट क्या होगा, निर्दिष्ट किया जाएगा। और दूसरी बात कहता है अन्य व्यक्ति को भी कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां 2 होनी चाहिए। पहला ये कि मामला अर्जेंट हो, उसकी गिरफ्तारी किया जाना बहुत जरूरी हो और तुरंत, और दूसरी बात कि उस समय जिस समय उसकी गिरफ्तारी किया जाना बहुत जरूरी है उस समय कोई पुलिस ऑफिसर उपलब्ध न हो, पुलिस ऑफिसर नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन 74। अब सेक्शन 75 भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, एनी अदर पर्सन को हम वारंट को डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, इसमें लेकिन बात जो लिखी है उसमें कहा गया है इस तरीके का जो वारंट होगा जो सेक्शन 75 में बात करता है, कौन जारी करेगा,
कौन उसको निर्दिष्ट करेगा, डायरेक्ट करेगा, एक हमें ये बात ध्यान रखनी है। और किन अपराधों के लिए ये जारी किया जाता है ये याद रखना है। तो पहले हमने कौन कौन जारी करेगा, सेक्शन 75 बताता है कि अगर मामला एनी एस्केप्ड कन्विक्टेड से रिलेटेड है, निकल भागे सिद्ध दोष से है, मतलब जिसको कन्विक्ट किया गया है और वो क्या है, निकल भागा हो, मतलब जेल से भाग गया हो, उनकी बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा उद्घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात करता है, जिसको उद्घोषित कर दिया गया है कि ये अपराधी है। अब यहीं पे हम पीछे आते हैं ताकि आपका एक सेक्शन और रिवाइज हो जाए। आपको याद होगा कि उद्घोषित अपराधी की परिभाषा कहाँ दी गई है, मैंने पढ़ाया है, तो ये अब आपको बताना है कि उद्घोषित अपराधी की परिभाषा किस सेक्शन में दिया गया है, इसको आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि हाँ पिछला भी याद है कि सब भूल गए, ठीक। तो अगर पहली बात कर रहा है कि किसी भी निकल भागे सिद्ध दोष के संबंध में, या उद्घोषित अपराधी के संबंध में, या किसी ऐसे अभियुक्त, ऐसे एक्यूज्ड पर्सन के संबंध में जिसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस का उसके ऊपर चार्ज लगा है, अजमानती अपराध का वो अभियुक्त है, तो इन तीनों ही मामले में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग का क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट कर सकता है कि आप क्या कराइए, वारंट का एग्जीक्यूशन करवाइए। तो अब हमें मोटा मोटी तीन चीज समझ में आई। एक चीज जो सेक्शन 74 में लिखा है कि वारंट किसको डायरेक्ट होगा, पुलिस ऑफिसर को या किसी अन्य व्यक्ति को आवश्यक मामले में जारी किया जा सकता है। दूसरा कहता है सेक्शन 75, वो कहता है कि सीजीएम के द्वारा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा किसी भी व्यक्ति को वारंट क्या हो सकता है, डायरेक्ट किया जा सकता है, अगर मामला कैसा हो, अगर मामला ऐसा हो जो उद्घोषित अपराधी के संबंध में हो, ऐसे एक्यूज के संबंध में हो जिसने अजमानती अपराध किया हो, या फिर निकल भागे सिद्ध दोष के संबंध में हो। इतनी बात समझ आई सेक्शन 75। अब सेक्शन 76, ये जो पुलिस ऑफिसर को कोर्ट ने वारंट डायरेक्ट किया था ना कि तुम जाओ वारंट को मतलब एग्जीक्यूट करा के लाओ, वो पुलिस ऑफिसर भी किसी अन्य पुलिस ऑफिसर को इंडोर्समेंट के द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि भाई मैं नहीं कर रहा हूं, तुम जाके कर लो। तो सेक्शन 76 पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करने की बात करता है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा की। तो हमारा सेक्शन 73 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब सेक्शन तक हमने देखा क्या कि वारंट का जो प्रारूप है वो बन गया, वारंट की ड्यूरेशन हमने बता दी, उसमें सिक्योरिटीज की हमने बात कर दी, फिर हमने बताया कि वारंट किसी पुलिस अधिकारी को या अन्य व्यक्ति को डायरेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब जिस पुलिस अधिकारी को वारंट मिला है ना एग्जीक्यूशन करने के लिए, या अन्य व्यक्ति को, अदर पर्सन को जो एग्जीक्यूशन के लिए वारंट मिला है, तो जब वो वारंट का एग्जीक्यूशन कराने उस व्यक्ति के पास जाएगा जिसको गिरफ्तार किया जाना है, तो वो पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को वारंट का सार बताएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और हो सकेगा तो उसको वो वारंट दिखाएगा भी कि ये देखो वारंट है, आपको गिरफ्तार करने के लिए लाया गया है। और इसी को बताया गया है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। जो वारंट का सब्सटेंस है ना, उसके बारे में जानकारी या सूचना देना, कौन देगा ये सूचना, जिसको डायरेक्टेड किया गया है एग्जीक्यूशन कराने के लिए, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो चाहे वो अन्य व्यक्ति हो। ये बात कही गई है सेक्शन 77 में, वारंट के सार की सूचना दिया जाना, ठीक है। इतनी बात हो गई। अगला सेक्शन है सेक्शन 78, ये कहता है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, बिना डिले के, बिना विलंब किए जिस व्यक्ति को उसने गिरफ्तार किया उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, बिना विलंब किए उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। इतनी बात हो गई। और 24 घंटे से अधिक आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये बात भी इसी में लिखी हुई है। अविलंब प्रस्तुत करना है, अविलंब, और 24 आवर से अधिक आप नहीं रख सकते बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए, ठीक है। अब एक बात आपको याद होगा कि अविलंब प्रस्तुत करना एक जगह और दिया हुआ है, हम जब चैप्टर 5 में पढ़ते हैं, हमको रिलेट कर रहे हैं ताकि आपको सेक्शन थोड़े से याद रहे। तो यहाँ पे तो वारंट के साथ गिरफ्तार किए, तब कह रहा है कि जैसे ही गिरफ्तार करेंगे आपको अविलंब लाना होगा,
और वहां पे भी एक धारा थी जिसमें विदाउट वारंट अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो अविलंब आपको न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत करना होगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत करना होगा। सेक्शन 58 देख लीजिए उठा के, सेक्शन 58 में ये बात लिखी हुई है, 58 में लिखी हुई है, 57 में है, सॉरी 57 में है। और इसके बाद अब हम आगे आते हैं सेक्शन 79। सेक्शन 79 कहता है वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, वारंट का निष्पादन कहाँ किया जा सकता है। तो इसमें एक लाइन है, संपूर्ण पूरे भारत में कहीं भी कर सकता है, इंडिया में कहीं भी इसका एग्जीक्यूशन वारंट का किया जा सकता है। यहां तक की बात हो गई हम लोगों की। सेक्शन 72 से लेकर सेक्शन 79 तक हमारा हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें सारे नहीं हैं। अगर हम बात करें तो इसमें सारे ही सेक्शन एपीओ में नहीं पूछे जाते हैं। एक सेक्शन 72 पूछा जाता है, 73 पूछा जाता है और 74 पूछा, सॉरी हाँ 74 पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमको और 79 भी पूछा जाता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक, अगर हम प्रोसीजर की बात करें, जैसे हम एकदम आम भाषा की बात करें कि समझने के लिए, होता क्या किताब में तो लिखा रहता है लेकिन बच्चे समझते नहीं है उस चीज़ को, पढ़ लिया रट लिया चल दिए। अब मैं आपको एक समझने वाली भाषा में इस वारंट को जो मैंने अभी तक पढ़ाया एक बार छोटा सा 2 मिनट का, लेट हो रहा है वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, जितनी बार आप देखोगे जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतने अच्छा आपका कंप्लीट होगा। तो आइए हम सीधी सी बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए 2 बात है, एक विदाउट वारंट है, एक वारंट। विदाउट वारंट है तो कोई बात ही नहीं है कि उसका प्रारूप क्या होगा, वो किस फॉर्म में होगा, कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर वारंट की से हो रही है गिरफ्तारी, हाँ, तो सबसे पहले वारंट का क्या प्रारूप होगा, वारंट कैसे बनेगा, 72, ठीक, उसकी ड्यूरेशन कितने दिन तक होगी, 72। वारंट के साथ सिक्योरिटी लेने की भी बात की गई है, अगर कोर्ट कहता है वो क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, 73। इसके बाद वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, पुलिस ऑफिसर, एक या एक से अधिक पुलिस ऑफिसर उसका एग्जीक्यूशन करा सकता है, ठीक, या फिर अदर व्यक्ति भी कर सकता है अगर अर्जेंट मामला है और पुलिस ऑफिसर नहीं है, सेक्शन 74। फिर सीजेएम और जेएम फर्स्ट को भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को इन अपराध के मामले में, कौन से अपराध हो, निकल भागा सिद्ध दोष, उद्घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या फिर कोई ऐसा एक्यूज जिसके ऊपर नॉन बेलेबल का ऑफेंस हो, ठीक है। तो सीजीएम और जेएम फर्स्ट भी किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट कर सकता है कि जाओ एग्जीक्यूशन कराओ। पुलिस ऑफिसर को जो किया गया था एग्जीक्यूशन, वो भी अपने से किसी और पुलिस ऑफिसर को इंडोर्समेंट के द्वारा कह सकता है कि आप एग्जीक्यूशन कराओ, वो 76। फिर 77 में अब जिसको भी मिला हो वारंट, चाहे पुलिस ऑफिसर को मिला हो कि आप वारंट का एग्जीक्यूशन कराओ, चाहे किसी व्यक्ति को मिला हो, वो एग्जीक्यूशन जब करने जाएगा उस वारंट का, किसी को गिरफ्तार करने जाएगा, तो जिसको गिरफ्तार करने जाएगा उसको सार बताएगा कि देखो ये वारंट है और हम आपको इसलिए गिरफ्तार करने आए हैं, दिखा दिया, दिखाने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया, भाई गिरफ्तार करने गया था, गिरफ्तार कर लिया, ठीक। अब गिरफ्तार करने के बाद अविलंब बिना देर किए आप उसको न्यायालय में प्रस्तुत करो, 24 घंटे से अधिक आप नहीं रख सकते हो, सेक्शन 78, ठीक। और एक बात कह रहा है, ये जो एग्जीक्यूशन है ना वारंट का, आप पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हो, सेक्शन 70। तो हमने आपको सेक्शन 79 में बताया कि जो वारंट का जो एग्जीक्यूशन होगा वो पूरे भारत में आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था प्री के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। वारंट का जो एग्जीक्यूशन होगा वो जुरिडिक्शन के बाहर कैसे होगा, जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है उसकी अधिकारिता से बाहर वारंट का निष्पादन के संबंध में क्या प्रावधान है। ये बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही ज़्यादा इसमें लोग थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हैं, लेकिन मेरा वादा है बस आप 5 मिनट मेरे साथ रहिए, सिर्फ 5 से 10 मिनट मेरे साथ रहिए, आपको सेक्शन 80 से लेकर 83 तक ये चारों धाराएं उंगली पे और इसके अंदर क्या है वो भी याद हो जाएगा। बस सिर्फ 5 मिनट मुझे सुनिएगा ध्यान से।
तो अगर आउटसाइड है, जुरिडिक्शन के बाहर हम बात कर रहे हैं, हमको एग्जीक्यूशन अगर कराना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अधिकारिता से बाहर वारंट का निष्पादन दो तरीकों से होता है। कैसे होता है? दो तरीकों से होता है। पहला तरीका डाक द्वारा या अन्यथा, डाक द्वारा या अन्यथा, ये याद रखना। और दूसरा है पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट, पुलिस ऑफिसर को डायरेक्टेड किया गया कोई ऐसा वारंट, ठीक है, जो अधिकारिता से बाहर उसके संबंध में है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 80 की बात करेंगे। अगर किसी वारंट का निष्पादन न्यायालय जिसने जारी किया उसके बाहर किया जाना है तो वो कोर्ट जिसने वारंट जारी किया है डाक द्वारा या अन्यथा बाई पोस्ट या अदरवाइज उस वारंट को क्या करेगा? भेज देगा। किसे भेजेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, या ऐसे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस को, ऐसे जिला पुलिस अधीक्षक को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में उस वारंट का एग्जीक्यूशन कराना है, उस वारंट का निष्पादन किया जाना है, भेजेगा। तो मतलब अगर मेरी अधिकारिता में नहीं है तो जिसकी अधिकारिता में उसका एग्जीक्यूशन होगा हम वहां पर किसको भेजेंगे? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेजेंगे क्योंकि उसकी अधिकारिता में है, या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस, जिला पुलिस अधीक्षक या कमिश्नर ऑफ पुलिस। इन तीन की ही बात करता है सेक्शन 80, ठीक है, क्योंकि इनकी जुरिडिक्शन में उसका एग्जीक्यूशन कराना है। तो डाक द्वारा इनको भेजा जाएगा कि भाई आप एग्जीक्यूशन कराइए क्योंकि आपके क्षेत्राधिकार में है। किनके क्षेत्राधिकार में? इन तीनों लोगों को। ये सेक्शन 80 में लिखा हुआ है। तो पहली बात समझ में आई। आउटसाइड जुरिडिक्शन अगर एग्जीक्यूशन कराना है तो आउटसाइड जुरिडिक्शन में अगर एग्जीक्यूशन कराना है तो उस ऐसे मजिस्ट्रेट, ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भेजेंगे, ऐसे डीएसपी को भेजेंगे, ऐसे कमिश्नर को भेजेंगे जिसकी स्थानीय अधिकारिता में उसका कैसे भेजा जाएगा? मोड क्या रहेगा? डाक द्वारा या अन्यथा। यहां तक बात समझ में आई। अब अगर ये तो हमने भेज दिया सीधे मजिस्ट्रेट के पास, मतलब कोर्ट जिसने वारंट जारी किया था उसने सीधे उस मजिस्ट्रेट को भेजा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में आता है, या उस डीएसपी को भेजा जिसकी स्थानीय अधिकारिता। लेकिन मजिस्ट्रेट, कोर्ट जिसने वारंट जारी किया गया है वो किसी पुलिस अधिकारी को भी दे सकता है। डायरेक्ट करता है कि ठीक है वो जुरिडिक्शन में नहीं है मेरे, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसका एग्जीक्यूशन कराओ, ठीक। तो वो पुलिस अधिकारी क्या करेगा? उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में उस वारंट का निष्पादन कराना है, उसको एंडोर्समेंट द्वारा पृष्ठांकन सहित वारंट भेज देगा। किसको किसको? तो देखिए दो बात याद रखना, जब कोर्ट ही भेजेगा, डायरेक्ट कोर्ट डाक द्वारा भेजता है तो इनको भेजता है। जब पुलिस अधिकारी के माध्यम से कराया जाता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में वो पुलिस अधिकारी भेजेगा कि भाई आप करा लो, आपके जुरिडिक्शन में है। बात इतनी समझ में आ रही? यहाँ पे देखो अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है फिर सुन लो। कोर्ट ने वारंट जारी किया किसी को गिरफ्तार करने का, लेकिन वो कोर्ट ने जिसका वारंट, जिसके गिरफ्तार होने का वारंट जारी किया था वो कोर्ट की जुरिडिक्शन के बाहर है। तो कोर्ट के पास दो रास्ते हैं। एक तो है कि किसी पुलिस ऑफिसर को ही डायरेक्ट कर दे कि जाओ तुम कराओ इसका एग्जीक्यूशन, तुम जैसे करा पाओ वैसे कराओ, लेकिन कराओ, गिरफ्तार करके ले जाओ। एक कोर्ट देखता है मेरी जुरिडिक्शन में नहीं है, ठीक है, जिस मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन में उसको भेज देते हैं, डाक द्वारा या अन्यथा भेज दिया। तो वहां पे तीन लोग के प्रावधान दिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर को भेजा गया था, ये वाला जो मोड है, पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो भी क्या करता है? पृष्ठांकन करता है इंडोर्समेंट के द्वारा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जिसकी स्थानीय अधिकारिता में उसका वारंट का एग्जीक्यूशन होना है, वहां पर दे सकता है। ये है सेक्शन 81। तो हमने दो धाराएं पढ़ी आउटसाइड में, 80 और 81। अभी तो हमने वारंट का निष्पादन के लिए दिया, इसको दिया, ये चाहे जैसे कराए, या पुलिस ऑफिसर दिया, ये भी करा रहा है। अब वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, तो गिरफ्तार करने के बाद भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो जाएगा नहीं गिरफ्तार करने, वो भी तो किसी को कहेगा कि जाओ इसका वारंट, अपने छोटे अधिकारी पुलिस ऑफिसर को भेजेगा कि जाओ इसका करो।
तो वो पुलिस ऑफिसर जो गिरफ्तार करता है ऐसे व्यक्ति को, वो गिरफ्तार करने के बाद, देखिए ये गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया किसके समक्ष ले जाएगा उस व्यक्ति को? जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया था सबसे पहले वो वहां ले जाएगा, या फिर इनके पास लेके आएगा जिनके पास भेजा गया था कि आप एग्जीक्यूशन कराइए गिरफ्तार होने के बाद। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन की बात कर रहा है कि जिस कोर्ट ने जारी किया था उसके अधिकारता में नहीं आता तो उसने इनको भेजा या फिर पुलिस अधिकारी के द्वारा ही कराया। अब वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया जिसको लिए वारंट निकाला गया था, अब वो किसके समक्ष ले जाया जाएगा? इस मजिस्ट्रेट के सामने या उस कोर्ट के सामने जिसने जारी किया था? तो मेरी बात सुन लो, 3 दशाएं हैं, उसके अलावा गिरफ्तार व्यक्ति को समक्ष ले जाया जाएगा इनके, लेकिन 3 दशाओं को छोड़ के अगर जिस स्थान पे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, देखो ये एरो जा रहा है ना ऊपर, वारंट जारी करने वाला कोर्ट, वारंट जारी करने वाला कोर्ट जिस स्थान पे उसकी गिरफ्तारी की गई है उससे 30 किलोमीटर के अंदर में है। कितने किलोमीटर के अंदर में है? 30 किलोमीटर के। ठीक है, वो ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। जैसे हम लखनऊ और बाराबंकी की बात करते हैं, लखनऊ के कोर्ट ने जारी किया कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाओ, वारंट जारी कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति लखनऊ के ज्यूरिडिक्शन में नहीं था, वो बाराबंकी के ज्यूरिडिक्शन में था। वहां से उसको भेज दिया गया, वहां बाराबंकी के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भेजा गया डाक द्वारा कि आप इस व्यक्ति की गिरफ्तारी कराइए, मैंने वारंट जारी किया है। अब वो गिरफ्तार भी हो जाता है। गिरफ्तार होने के बाद पता चला बाराबंकी वाला जो मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, वो किसी एक कोने में है उसका स्थान, लेकिन जहां वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, वो गिरफ्तार भले बाराबंकी में हुआ है, लेकिन वो जिस कोर्ट ने उसे वारंट जारी किया था वो उसके क्या है, 30 किलोमीटर की रेंज में आ रहा है। पहला पॉइंट, 30 किलोमीटर के अंदर अगर है तो इस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यहां न ले जाकर यहां ले जाएगा जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया था, अगर 30 किलोमीटर में है। 30 किलोमीटर याद रखना। दूसरी बात, पता चला कि ये जो व्यक्ति गिरफ्तार है ना, इसको इस कोर्ट में ले जाएं तो ज्यादा पास पड़ेगा, इस जगह पे लेके आए तो दूर पड़ेगा, तो ऐसी दशा में भी हम वारंट जारी करने वाले कोर्ट के पास ले जाएंगे, यहां नहीं ले जाएंगे। एक तो 30 किलोमीटर के अंदर हो, दूसरा जो वारंट जारी किया है जिस कोर्ट ने, उस कोर्ट से ये ज्यादा दूरी पर है तब। तीसरा, हमने जब वारंट पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बताया था ना कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो सिक्योरिटी की भी बात कर सकता है कि वारंट जारी किया है जिसके खिलाफ कह दे कि सिक्योरिटी लेके आप इसे छोड़ सकते हो। तो अगर सेक्शन 73 के अधीन प्रतिभूति या सिक्योरिटी ले ली गई है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तो उसको फिर यहां ले जाया जाएगा नहीं। तो ये 3 दशाएं हैं, जब गिरफ्तार करके यहां नहीं ले जाके यहां ले जाया जाता है जिसने वारंट जारी किया। अल्टीमेट पहुंचेगा वहीं, लेकिन अदर जुरिडिक्शन की बात करें ना, पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ से वहां जाएगा, और यहाँ पे कह रहा है डायरेक्ट गिरफ्तार करके यहाँ पहुंचा दो। अगर 30 किलोमीटर में अधिक निकट है या फिर 73 के अधीन प्रतिभूति ले ली तो कोई बात ही नहीं। इतनी बात समझ में आई? तो आउटसाइड वारंट का निष्पादन कैसे होगा? 2 तरीके से, एक डाक द्वारा और एक पुलिस अधिकारी के द्वारा। ठीक। दूसरी बात, गिरफ्तार होने पर वो व्यक्ति क्या प्रक्रिया अपनाएगा, उसे कहां ले जाया जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये बात लिखी है सेक्शन 83 में, 82 में, सेक्शन 82 में लिखा हुआ है कि गिरफ्तार होने पे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, 82। अब 83 क्या लिखा है? 83 कह रहा है कि अगर इसको गिरफ्तार करके यहां ले आते हैं तो ये क्या करेगा। यहां नहीं गया, मान लो 30 किलोमीटर में नहीं आता है, अधिक दूरी भी है इसकी, तो इसको गिरफ्तार करके यहीं न लाएंगे। तो ये कहता है सेक्शन 84 कहता है, सेक्शन 84 कहता है कि अभी जब इनके समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को लाया जाएगा तो ये गिरफ्तार व्यक्तियों को क्या कहां ले जाएंगे कि भैया वारंट जिसने जारी किया गया उसके पास भेज दो, बस बात खत्म। इतनी सी कहानी थी। समझ में आई? अगर समझ में आई तो कोई बहुत अच्छी बात है।